माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली की वर्तमान में है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने मुझे इस चुनाव में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की चुनाव रैली का कार्यक्रम हमारे एनयू ब्लॉक पीतमपुरा में कराने का दायित्व सौंपा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा, राजनीति, सामाजिक कार्य और साहित्य के साथ साथ खेलों में भी अपनी रुचि रखते हैं। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं भारत भूषण नौटियाल, जिन्हें हम मुकेश नौटियाल जी के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार अमितेश जी, जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया, हालांकि जो आपने परिचय दिया है काफी कुछ हद तक सामाजिक परिवेश में मैं कार्य जरूर करता हूं, लेकिन मेरी इच्छा यही रहती है कि मूल विषयों पर अपनी भावनाएं प्रकट कर सकूं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा कार्य के प्रति उनके जागरूक कर सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। तो आप अभी ईएसआई डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, तो क्या ईएसआई डिपार्टमेंट के रूप में काम करते वक्त कोई ऐसा अनुभव रहा हो जिसने आपके विचार और जीवन को प्रभावित किया हो? जो आपने जानना चाहा कि ईएसआई में काम करते हुए आपको क्या अनुभव रहा, मैं आपको बता दूं, ईएसआई जो है एक ऐसी संस्था है सरकारी, एक ऐसी योजना है जो कि मध्यम वर्ग भी नहीं कहेंगे, निम्न आय वर्ग वालों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। यह योजना खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी सैलरी 21,000 से नीचे होती है। ये मुख्य इसका जो उद्देश्य है, कार्य है स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा। यदि किसी कारणवश कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके संपूर्ण परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ईएसआई के ये मेन उद्देश्य हैं और इन्हीं के तहत ईएसआई कार्य करती है। अब जहां तक ईएसआई के काम करते हुए अगर आप अनुभव कहें तो मेरे पास ज्यादातर ऐसे लोग आते थे जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते थे, तो मेरे पास आते थे तो ईएसआई में वो जितने दिन छुट्टियों पे रहते थे उनको ईएसआई से उतने दिन का मेडिकल लीव का पैसा दिया जाता था। तो मेरी ड्यूटी जो थी उन लोगों को भुगतान करने की थी, उनके बिल बनाना, क्लेम पास करना था। तो वो लोग ऐसे मतलब दयनीय स्थिति में आते थे कि मैं उनकी सेवा करके जो मुझे अनुभव प्राप्त होता था, शायद मुझे उससे ज्यादा मंदिर में भी जाने का अनुभव प्राप्त नहीं होता था, जो कि गरीब आदमियों की और जरूरतमंद की सेवा करके मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ। ईएसआई ऑल ओवर इंडिया बेस पे पूरी संस्था है और जो भी उसका कार्य वो है, क्लब है, वो ऑल इंडिया बेसिस पे करते हैं। तो ईएसआई एक ऐसी संस्था है जो आर्थिक, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि अगर किसी को कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है, किसी कर्मचारी को कार्य करते हुए रोजगार चोट लग जाती है, तो उस परिस्थिति में भी ईएसआई उनको पेंशन प्रदान करती है। ईश्वर ना करे अगर कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है कि किसी की डेथ हो जाती है, तो ईएसआई ऐसी परिस्थिति में उसके परिवार को, जो भी आश्रित जन होते हैं, संपूर्ण लाइफ तक उसको पेंशन प्रदान करती है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आपके विधानसभा शालीमार बाग से दिल्ली का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बने, इस पर आपका क्या विचार है? दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में आला कमान भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने नियुक्त किया है। यह उनके राजनीतिक कैरियर में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वे राज्य की नीतियों और विकास योजनाओं को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी नेतृत्व क्षमता और शालीमार बाग क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को शालीमार बाग और पीतमपुरा का एक एक नागरिक भली भांति जानता है। उनकी नियुक्ति दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। चुनाव प्रचार के दौरान मैंने भी उनके लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए कुछ लिखा था, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा आकर्षित है जो कि हर किसी को अपनी ओर वशीभूत करता है। तो मैं 2 लाइनें जो मैंने उनके लिए चुनाव प्रचार के दौरान लिखी थी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हमारी शालीमार बाग विधानसभा की प्रत्याशी श्रीमती रेखा गुप्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्षेत्र में तो उनका काम है दिखता। सौम्य, सरस
सरल स्वभाव, चेहरे पर इनके सदैव रहती प्रसन्नता, कार्य के प्रति निष्ठावान, ईमानदार, जुझारूपन इनके हर कार्य में झलकता। कार्य इनके निष्ठावान, ईमानदारी हर कार्य में झलकता। अपनत्व की तो ऐसी भावना बच्चे, महिला, बुजुर्ग सभी हैं इनके कायल, और बोल इनके मधुर कि जैसे मध्यम मध्यम सुर में बजती हो पायल। मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार रेखा गुप्ता जी का है। सभी के साथ अपनत्व की भावना से, सभी कार्यकर्ताओं से और सभी अपने क्षेत्र के नागरिकों से मिलती। जैसे उत्तराखंड और दिल्ली के संबंध को लेकर आपकी क्या राय है, और उत्तराखंड का रोल इस बार दिल्ली चुनाव में बहुत अहम रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जहां तक आपने मुझे उत्तराखंड और दिल्ली के संबंधों के बारे में पूछा है, मैं बताऊं, उत्तराखंड और दिल्ली के बीच संबंधों की बात करें तो इन दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से गहरे संबंध हैं। उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है। सरकारी नौकरियां, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी वो कार्यरत है। इसके अलावा उत्तराखंड से दिल्ली तक आने जाने का सिलसिला भी काफी सामान्य रहता है। ज्यादातर लोग अप डाउन करते रहते हैं। उत्तराखंड की इस बार दिल्ली चुनाव में अहम भूमिका रही है। उत्तराखंड की बड़ी जनसंख्या का असर दिल्ली के चुनाव परिणामों पर पड़ा है। उत्तराखंड मूल के दो कद्दावर नेता माननीय योगी नाथ और पुष्कर धामी जी दोनों ही अपने अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं। दोनों इस बार दिल्ली में अपनी धमक दिखाने के लिए आए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली की वर्तमान में है, रेखा गुप्ता जी, उन्होंने मुझे इस चुनाव में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की चुनाव रैली का कार्यक्रम हमारे एनयू ब्लॉक पीतमपुरा में कराने का दायित्व सौंपा, जिसे मैंने अपने पीतमपुरा में रह रहे उत्तराखंड भाई और बहनों के सहयोग से बखूबी अंजाम दिया और मंच का संचालन भी किया। उत्तराखंड यूसीसी बिल को लेकर आपका क्या विचार है? क्या ये सामाजिक सुधार लाने में सफल होगा? उत्तराखंड में यूसीसी का उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच समान नागरिक कानून लागू करना है, ताकि व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में समानता लाई जा सके। उत्तराखंड में इसके लागू होने से कई बदलाव हो सकते हैं। एक तो धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव में कमी आ सकती है। दूसरा, महिलाओं को समान अधिकार मिल सकते हैं, खासकर पारिवारिक मामलों में, जैसे संपत्ति अधिकार, विवाह, तलाक और विधवाओं के अधिकारों में भी सुधार हो सकता है। सामान्यतः विभिन्न धर्मों के विवाह और तलाक के कानूनों में कई बार कोई अड़चन आती है, तो उसको कानूनी प्रक्रिया से सरल बनाया जा सकता है और इसमें जो आमूल चूल सुधार है वो भी हो सकता है। संस्कृति और परंपराओं पर प्रभाव पड़ेगा। उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि विभिन्न समुदायों के पारंपरिक कानूनों और रीति रिवाजों को एक समान कानूनी ढांचे में समाहित किया जाएगा। सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता यूसीसी बिल लाने से लागू हो सकती है। समाज में एकता और समरसता बढ़ सकती है, क्योंकि सभी नागरिकों के लिए समान नियम होंगे। कुछ समुदायों का मानना हो सकता है कि उनके धार्मिक कानूनों एवं परंपराओं पर असर पड़ेगा, इसलिए इसे लागू करने में सामाजिक संवाद और समझदारी की बहुत जिम्मेदारी है। इन पर जरूर विचार विमर्श होना। जैसे कि आप दिल्ली में फ्रेंड्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के चीफ पैटर्न और गढ़वाल हीरोज फुटबॉल क्लब के से जुड़े हुए, तो आपके हिसाब से उत्तराखंड में फुटबॉल या अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है?
आपने फुटबॉल का जहां तक जिक्र किया है, फुटबॉल की तो उत्तराखंड और दिल्ली दोनों ही राज्यों में सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके। राज्य में खेलों के प्रति जो रुझान है उसके लिए हमारे को ग्राउंड नहीं मिल पाते, तो सबसे पहले तो खेल के मैदान और स्टेडियम की संख्या बढ़ाई जाए, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। फुटबॉल और अन्य खेलों के लिए अच्छी सुविधाओं वाले प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण किया जाए। प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधाओं की नितांत आवश्यकता है। प्रशिक्षकों और कोचों की गुणवत्ता और संख्या बढ़ाई जाए ताकि खिलाड़ियों को उचित मार्गदर्शन मिल सके। खिलाड़ियों को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने के लिए पेशेवर कोचों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि खिलाड़ियों में एक ऐसी भावना खेल के प्रति उत्पन्न हो कि अपना वो 100% ग्राउंड में दे सके। विशेषकर बेसिक जो हमारे हैं स्कूल और कॉलेज, इनमें खेलों को प्राथमिकता दी जाए और खेलों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। इंटर स्कूल और कॉलेज स्तर पर फुटबॉल और अन्य खेलों के टूर्नामेंट आयोजित किए जाएं ताकि युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखा सके, अपने हुनर को प्रदर्शित कर सके। अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार दिए जाएं। खेल में उत्कृष्ट दिखाने वाले खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि वो बेहतर ट्रेनिंग प्राप्त कर सके। केंद्रित कार्यक्रम और अकादमियां खोली जाएं, क्योंकि फुटबॉल और अन्य खेलों के लिए विशेष अकादमियां जब स्थापित की जाएंगी तभी हम पेशेवर और प्रतिभावान खिलाड़ियों को पेशेवर स्तर का बना पाएंगे। युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाए ताकि वे अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। और इन सब सुविधाओं के लिए अच्छे प्रशिक्षण केंद्रों, पेशेवर कोचों का होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया का भी समर्थन मिलना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अगर हमें मीडिया का समर्थन नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं नगण्य रह जाते हैं। स्थानीय समुदाय में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आयोजन और प्रचारों के लिए मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो कि दूर दूर तक अपने संदेश प्रसारित कर सकता है। राज्य सरकार को खेलों में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और निजी क्षेत्रों से भी खेलों के लिए समर्थन प्राप्त किया जाए। जो निजी क्षेत्र है हमारे जो है, वहां से भी अगर समर्थन मिले तो बहुत अच्छी बात है। इन कदमों से उत्तराखंड, दिल्ली में फुटबॉल और अन्य खेलों का स्तर बढ़ सकता है और युवा खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि खेलों में कहीं ना कहीं हम विश्व स्तर पर बहुत पिछड़ रहे हैं। और क्योंकि मैं तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए विशेषकर फुटबॉल के बारे में भी आपसे बात कर रहा हूं। दिल्ली में भी हमारे पास ये देख लीजिए कोई अपना स्टेडियम नहीं है डीएसए के पास, दिल्ली सॉकर एसोसिएशन फुटबॉल दिल्ली के पास, जहां पर कि वो अपने मैचों का आयोजन कराएं। कभी हमें अंबेडकर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कभी हमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी बनी है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि दिल्ली फुटबॉल को एक अपना अलग से स्टेडियम दिया जाए, सुविधा जिससे खिलाड़ियों के स्तर में, फुटबॉल के स्तर में आवश्यक सुधार किया जा सके। जैसे आप उत्तराखंड मंच पीतमपुरा दिल्ली के महासचिव और फाउंडर मेंबर भी हैं, आपके द्वारा किस उद्देश्य से इस मंच का गठन किया गया और इसके माध्यम से कौन से मुख्य मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं? उत्तराखंड मंच पीतमपुरा एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है
जो पीतमपुरा दिल्ली में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य समरसता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है, क्योंकि प्रकृति में पर्यावरण का भी विशेष महत्व है और इस मंच के माध्यम से हम समय समय पर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। जैसे वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, साथ ही पर्यावरण समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप वृक्ष लगाएं और आबोहवा को साफ और स्वच्छ बनाएं। इसके लिए भी हम कार्य करते हैं। साथ ही हम हेल्थ कैंप का आयोजन करते हैं, स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि लोगों का चेकअप, स्वास्थ्य चेकअप होता रहे। समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए मंच महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की भी बात करता है। उत्तराखंड मंच प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारों के लिए भी काम करता है, ताकि हम स्थानीय प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बना सके। यह लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और समाधान पाने के लिए भी कार्य करता है। उत्तराखंड मंच के माध्यम से इन सभी मुद्दों पर काम करने से राज्य में विकास और समृद्धि को भी बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही सामाजिक एकता और सशक्त समाज का निर्माण भी हो सकता है। देखिए, योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, उनको जब हम क्रियान्वित करते हैं तो अड़चने भी आती हैं। लेकिन हमारा प्रयास सदैव और निरंतर जारी रहता है कि हम अपनी तरफ से जो भी अच्छा समाज के लिए कर सकें, स्वच्छता अभियान चला सकें, वृक्षारोपण कर सकें, स्वास्थ्य लाभ दे सकें, मतलब जो भी हम अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए, उत्तराखंड मंच के माध्यम से उसको करने का हमारा प्रयास निरंतर जारी रहता है। तो भू कानून उत्तराखंड पे आपका क्या कहना है? अक्सर ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में भारी लोग जमीनें खरीद रहे हैं, इससे वहां के मूल निवासियों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ सकता है? भू कानून लागू होने से राज्य के नागरिकों को मेरे हिसाब से तो कई फायदे हो सकते हैं। स्थानीय निवासियों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी। भू स्वामित्व कानून स्थानीय लोगों को राज्य में भूमि खरीदने और बेचने में प्राथमिकता प्रदान करेगा, जिससे राज्य के निवासी अपने क्षेत्रों में अपनी जमीन के मालिक बनने के योग्य हो सकेंगे। तो भू कानून में कई ऐसे सुधार हैं, जैसे भूमि संरक्षण। इस कानून के तहत बाहरी व्यक्तियों और कंपनियों को राज्य में भूमि खरीदने में रोक लगाई जा सकती है, जिससे भूमि के अतिक्रमण और अचल संपत्ति के हद से भी बाहर जाया जा सकता है। इसको नियंत्रित किया जा सकता है। यह स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक भूमि उपयोग को संरक्षित करने में भी हमारी मदद करेगा उत्तराखंडियों की। इससे आर्थिक वृद्धि भी हो सकती है। स्थानीय नागरिकों को भूमि के मालिक बनने से उन्हें कृषि, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में निवेश और व्यावसायिक अवसरों का लाभ मिल सकेगा, जिससे कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान होगी। सबसे बड़ी बात जनसंख्या संतुलन है। बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीदने पर नियंत्रण से जनसंख्या असंतुलन को रोकने में हमें मदद मिल सकती है, जिससे स्थानीय लोगों की उपस्थिति और संस्कृति को भी बनाए रखा जा सकता है। संवेदनशील क्षेत्रों में भी सुधार हो सकता है, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है पूरे बॉर्डर एरिया से घिरा हुआ है। कई संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां भूमि स्वामित्व कानून के जरिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सकती है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक निर्माण या अतिक्रमण को भी रोका जा सकता है। इन कदमों से
राज्य के नागरिकों को, विशेषकर मूल निवासियों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का भी लाभ मिल सकता है। साथ ही राज्य के परिस्थिति तंत्र की भी रक्षा हो सकती है। तो उत्तराखंड में भू कानून, भू राजस्व इसलिए भी जरूरी है कि भारी नियंत्रण पर रोक लगाई जा सके और जो वहां के मूल निवासी हैं उनको उनके अधिकारों से न वंचित किया जा सके। ये भू कानून के मेरे जो जहन में है, मैं इसी उद्देश्य से भू कानून को लागू किया जाना नितांत आवश्यक है। और जितनी जल्दी हो सके, मेरे ख्याल से भू कानून चर्चा चल रही है, ड्राफ्ट वगैरह तैयार हो गया है, लेकिन अभी क्रियान्वित होने में थोड़ा शायद समय लगेगा। लेकिन जितनी जल्दी होगा तो हमारे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों की भू कानून रक्षा जरूर करे। जैसे आप एक अच्छे कवि और लेखक भी हैं, मैंने आपकी बहुत सी कविताएं भी सुनी हैं और पढ़ी भी हैं, तो कोई ऐसी कोई कविता आप सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? आदरणीय अमितेश जी, मेरी थोड़ी बहुत लेखन कार्य में रुचि जरूर है। मैं कोई इतना बड़ा कवि या लेखक नहीं हूं। समाज में, आपसी परिवेश में जो कुछ घटित होता है उन विषयों पर लिखने का प्रयास जरूर करता हूं। आप वैसे मेरी कविताओं के लिए मेरा YouTube चैनल भारत भूषण नौटियाल भी सर्च कर सकते हैं। उसमें मेरे सामाजिक परिवेश के विषय में, अपने पहाड़ों के विषय में और कोरोना, खास तौर से कोरोना के संबंध में मैंने काफी कविताएं लिखी हैं और मेरी कविताएं नवभारत टाइम्स में भी प्रकाशित हुई हैं। इस सारी चीजों को देखते हुए जो भी समाज में घटित होता है उन विषयों में मैं जरूर कविता लिखता हूं। मैंने एक कविता लिखी है, आपने मुझसे कविता सुनाने का आग्रह किया है कि जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो औलादें किस तरह से पल्ला झाड़ लेती है, उसी के संबंध में मैंने एक लेखा जोखा बुनने का प्रयास किया है। माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं, उम्र के आखिरी दहलीज पर पहुंच जाते हैं, जवान बेटे और बहू अक्सर उनसे पल्ला झाड़ जाते हैं। बुजुर्ग माँ बाप को बेसहारा छोड़कर उनकी नजरों से दूर हो जाते हैं या फिर अपने ही हाथों से उन्हें वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आते हैं। बचपन में माँ बाप उंगली पकड़कर हमें चलाते हैं और हम खुद की जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते हैं। समाज में हम सभ्य और भले कहलाते हैं, लेकिन बुजुर्ग होने के बाद माँ बाप की हम सेवा नहीं कर पाते हैं। ऐसे बेटे और बहू जीवन में कभी सुख नहीं पाते हैं, कभी सुख नहीं पाते हैं। भले ही आप कितने तीर्थ कर लो, भले ही आप कितने तीर्थ कर लो, सच्चा सुख माँ बाप के चरणों में ही पाते हैं। माँ बाप की सेवा करके आपने कितना प्रेम पाया है, जग में आप उसको दर्शा सकते हैं। क्या कभी कोई माँ बाप का कर्ज चुका पाया है? क्या कभी कोई माँ बाप का कर्ज चुका पाया है? आपके कर्म, आपका भाग्य तो माँ बाप ही संवार सकते हैं, माँ बाप ही संवार सकते हैं। यदि आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद पाते हैं, यदि आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद पाते हैं तो आपके कर्म वही संवार सकते हैं। सुखद जीवन चाहते हो और माँ बाप को भूल जाते हो, सुखद जीवन चाहते हो और माँ बाप को भूल जाते हो, यह दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं अपना धरातल खो जाते हो, आप कहीं ना कहीं अपना धरातल खो जाते हो। यदि आपका समय हंसी खुशी से व्यतीत हो रहा है तो समझ लो आप पर माँ बाप का आशीर्वाद ही फलीभूत हो रहा है, तो समझ लो आप पर माँ बाप का आशीर्वाद ही फलीभूत हो रहा है। मेरा सभी से हाथ जोड़कर यही विनती है, माँ बाप की इस जग में ईश्वर से भी बढ़कर गिनती है, जिसने खुद की आहुति देकर आपका जीवन दिया हो संवार। इसलिए ना करो उम्र के इस पड़ाव पर माँ बाप का तिरस्कार। आपको भी एक दिन वृद्धा अवस्था में आना है, आपको भी एक दिन वृद्धा अवस्था में आना है, अपने कर्मों का फल यहीं पर पाना है। कर लो माँ बाप की सेवा, कर लो माँ बाप की सेवा। यदि आपने पुण्य कमाना है, मेरा यही संदेश अमितेश जी आपने जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है।
धन्यवाद। आदरणीय नौटियाल जी, आपने एक बहुत अच्छा संदेश हमारे दर्शकों को दिया है और मैं भी अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। और आपसे मैं कहना चाहूँ बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। शुक्रिया मितेश जी। कहते हैं ना, किसी भी कार्य को करने के लिए आप प्रयासरत रहें तो मंजिल जरूर मिलती है। मंजिल कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, सपनों में जान डालनी होती है। किसी ने चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप ये छोटा छोटा जो तिनका एकत्रित करके और इस तरह का प्रयास समाज में कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं, मैं उसके लिए अमितेश जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।